हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। दोस्तों, ये महामेगा टेस्ट सीरीज है और आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, भाग ए के अंदर 105 प्रश्न और भाग ब के अंदर 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कुल 150 प्रश्नों का ये फुल मेगा टेस्ट है। दोस्तों, परीक्षा तिथि है वो 21, 22, 23, 24 सितंबर है। रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। मैं करीबन आपको 100 मॉडल पेपर करवाऊंगा। ठीक है, रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 1। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अपन भाग ब पढ़ेंगे, उसके बाद में भाग ए पढ़ेंगे। ठीक है, भाग ब के अंदर पशुपालन से संबंधित 45 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, भाग ब का पहला प्रश्न, राठी नस्ल किन नस्लों का मिश्रण है? बताइए दोस्तों, राठी नस्ल है ये किन नस्लों का मिश्रण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लाल सिंगी एवं साहीवाल। लाल सिंगी एवं साहीवाल नस्लों का मिश्रण है राठी गाय। दोस्तों, ये जो राठी गाय है ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, और ये सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है और इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। ठीक है, और ये किन नस्लों का मिश्रण है? लाल सिंगी एवं साहीवाल नस्लों का क्या है? मिश्रण है। तो यहां पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 107 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कांकरेज है, राठी है, मेवाती है, लेकिन थार पारकर नहीं है। ठीक है दोस्तों, थार पारकर गोवंश की दुधारू नस्ल है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है, केटलो, खच्चर और जॉयब्रिड किसके उदाहरण है? बताइए दोस्तों, जेब्राइड, केटलो, खच्चर और जेब्राइड प्रजातियां हैं, ये किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों, ये उदाहरण है प्रजातीय संकरण के। ये क्या है? उदाहरण है। जैसे कि मैं आपको बताऊं खच्चर का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, खच्चर का जो निर्माण है वो आप सभी को पता है, घोड़े यानी कि गधे और घोड़ी के संकर से दोस्तों खच्चर बना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो यहाँ पे केटलो है, केटलो अमेरिकन भैंसा सांड और पालतू गाय के संकर से इसका निर्माण हुआ है। और जेब्रॉइड का जो निर्माण है, ठीक है, ये दोस्तों मादा जेब्रा और घोड़े के संकर से बना है ये। ठीक है, तो ये प्रजातीय संकरण है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 109 नंबर का प्रश्न है, बकरी में मध्यकाल समय होता है। बकरी में मध्यकाल का जो समय होता है वो होता है दोस्तों कितना? तो ये 24 से 48 घंटों तक होता है। 24 से 48 घंटों तक होता है बकरी में मध्यकाल का समय। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। गाय में कितना होता है? तो दोस्तों, गाय में होता है 12 से 24 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत वीर्य को -196 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर तरल नाइट्रोजन में भंडारित किया जाता है? बताइए, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत वीर्य को -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में भंडारित किया जाता है? वो विधि कौन सी है? दोस्तों, वो विधि है क्रायो प्रिजर्वेशन विधि। कौन सी विधि है? क्रायो प्रिजर्वेशन विधि। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इस विधि द्वारा वीर्य को दोस्तों 10 से 15 वर्षों तक भंडारित किया जा सकता है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसव के कितने दिन बाद तक खींच स्रावित होता है? बताइए, प्रसव के कितने दिन बाद तक खींच स्रावित होता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 8 से 10 दिन तक खीस है वो दोस्तों स्रावित होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, खीस प्रसव के पश्चात निकलने वाला गाढ़ा दूध होता है।
जो नवजात बच्चे को रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, ठीक है, उसको ये बढ़ाता है, ठीक है। और बछड़े को उसके शरीर के वजन का 10% खींच तक इसमें क्या क्या करती है, पिलाई जाती है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये तो सभी को पता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन सी हाथ से दूध निकालने की विधि है, हाथ से दूध निकालने की विधि कौन सी है, तो दोस्तों वो है, देखिए, पूर्ण हस्त विधि, चुटकी विधि, अंगूठा विधि, ये तीनों विधियां हैं, ये हाथ से दूध निकालने की विधियां हैं। तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, डिपिंग मुख्य रूप से किसमें की जाती है, डिपिंग मुख्य रूप से किसमें की जाती है, तो दोस्तों डिपिंग मुख्य रूप से भेड़ों में की जाती है, ठीक है। भारत में भेड़ों को अप्रैल व अक्टूबर में ऊन काटने से पूर्व डीप किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा भेड़। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, राजस्थान में कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अजमेर में है कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मुर्गी पालन की सघन पद्धति से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली मुर्गी पालन की सघन पद्धति से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पोल्ट्री घेरा प्रणाली, पोल्ट्री घेरा प्रणाली। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी देखिए, गहरी बिछाली प्रणाली, बिछावन अहाता प्रणाली और तार फरस वाला घर प्रणाली, ये तीनों प्रणाली है, ये दोस्तों मुर्गी पालन की सघन पद्धति से संबंधित है, लेकिन पोल्ट्री घेरा प्रणाली है ये नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों पोल्ट्री घेरा प्रणाली है ये अर्ध सघन प्रणाली के अंतर्गत शामिल है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है, तो दोस्तों वो उपयुक्त है भस्मीकरण। कौन सी है, भस्मीकरण। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भस्मीकरण। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, पशुओं के गोबर निस्तारण का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है, पशुओं के गोबर निस्तारण का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है, तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ तरीका है बायोगैस बनाना। सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है पशुओं के गोबर निस्तारण का, तो वो है बायोगैस बनाना। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, हे में नमी की मात्रा होती है, हे में नमी की मात्रा होती है, तो दोस्तों हे में नमी की मात्रा 12 से 14% रहती है, 12 से 14% तक इसमें नमी रहती है। हे है वो क्या है, तो ये हे है, ये हरे चारे को सुखाकर बनाई जाती है, ठीक है। और ये चारा संग्रहण करने की एक विधि है। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दूध देने वाली गाय या भैंस को दिए जाने वाले दाने का कितना प्रतिशत नमक एवं खनिज लवण दिया जाएगा, दूध देने वाली गाय या भैंस को दिए जाने वाले दाने का कितना प्रतिशत नमक व खनिज लवण दिया जाएगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2% तक इसमें नमक और खनिज लवण दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चारागाह में उपलब्ध हरी घास से पशुओं को प्राप्त होता है, चारागाह में उपलब्ध हरी घास से पशुओं को प्राप्त होता है, तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम भी प्राप्त होता है, फास्फोरस भी प्राप्त होता है, कैरोटीन भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, श्वसन क्रिया का पूर्णतः बंद होना कहलाता है, श्वसन क्रिया का पूर्णतः बंद होना क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये कहलाता है एपनिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एपनिया। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एपनिया, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ पशु है दूसरी तरफ नाड़ी गति प्रति मिनट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को सुमेलित करना है, तो बकरी की जो नाड़ी गति प्रति मिनट होती है वो होती है 70 से 80, कितनी होती है, 70 से 80। ऊँट की होती है दोस्तों 28 से 32, ऊँट की होती है 28 से 32 नाड़ी गति प्रति मिनट।
भैंस की नाड़ी गति होती है दोस्तों प्रति मिनट 40 से 45 होती है, और घोड़े की होती है दोस्तों 32 से 40। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों यानी कि DCBA। ठीक है, यानी कि 4321। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे, डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, DCBA इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखिए, चीचड़ बुखार निम्न में से किस रोग का उपनाम है। चीचड़ बुखार निम्न में से किस रोग का उपनाम है, तो दोस्तों ये उपनाम है किसका, तो ये बबेसियोसिस का उपनाम है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। और ये रोग है, ये गोवंश, भैंस, हिरण में ये फैलता है मुख्यतः। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हेमोनकोसिस एवं ओस्ट्रेटाजियोसिस नामक रोग किस कृमि द्वारा पशु में फैलता है। हेमोनकोसिस एवं ओस्ट्रेटाजियोसिस नामक रोग किस कृमि द्वारा पशुओं में फैलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों सूत्रकृमि, धागा कृमि। ठीक है, सूत्रकृमि और धागा कृमि। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें गलघोटू रोग के उपचार में प्रयुक्त टीका कौन सा है। गलघोटू रोग के उपचार में प्रयुक्त टीका कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया ये गलघोटू रोग के उपचार में प्रयुक्त टीका है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 126 नंबर का प्रश्न है, बायोवेक टीके का संबंध किससे है। बायोवेक टीके का संबंध किससे है, तो दोस्तों ये संबंध है इक्वाइन हर्पीज वायरस। इक्वाइन हर्पीज वायरस से इसका क्या है, संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस वायरस के कारण घोड़ी में गर्भपात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें याद रखना है। देखिए, इससे बचने के लिए घोड़ी के गर्भकाल के 5वें, 7वें और 9वें महीने में टीकाकरण किया जाता है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रसार शिक्षा का प्रथम पायदान है। प्रसार शिक्षा का प्रथम पायदान है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों ध्यान आकर्षण, यानी कि अटेंशन। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसार शिक्षा के 6 आयामों को किसने प्रतिपादित किया। प्रसार शिक्षा के 6 आयामों को किसने प्रतिपादित किया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है विल्सन तथा गैलप। विल्सन तथा गैलप इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे HSBQET बीमारियां फैलती है दोस्तों, बताइए दोस्तों, ये HS है, BQ है, ET है, ये रोग है, ये वर्षा ऋतु में भेड़ बकरियों को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, और इसकी रोकथाम के लिए बकरियों में जून, जुलाई, अगस्त माह में दोस्तों ये टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है वर्षा ऋतु में बीमारियां फैलती है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऊन कतरने के कितने दिनों के बाद भेड़ों की डिपिंग की जाती है। तो दोस्तों, ऊन कतरने के कितने दिनों बाद भेड़ों की डिपिंग की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 21 दिन बाद। कितने दिन बाद, 21 दिन बाद। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य है, तो सर्वाधिक ऊन उत्पादक राज्य है तो वो है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बाद में दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता है। वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के आधार पर भारत में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता है, तो दोस्तों मांस की उपलब्धता है वो कितने किग्रा प्रति वर्ष है, बताइए। चाहे वो खाता है नहीं खाता, यहाँ पे प्रति व्यक्ति की बात की गई है। कोई ज़्यादा खाता है, कोई खाता नहीं, कोई कम खाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता है वो 7.10 किग्रा प्रति वर्ष हो गई है। 7.10 किग्रा प्रति वर्ष हो गई है 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देसी गाय की दैनिक दूध की औसत उत्पादन दर है।
देसी गाय की दैनिक दूध की औसत उत्पादन दर है वो कितनी है? तो वो है दोस्तों 4.07 किग्रा। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बकरी की दूध की औसत उत्पादन दर है, बकरी की दूध की औसत उत्पादन दर है, तो वो दोस्तों कितनी है? औसत उत्पादन दर बकरी की, तो दोस्तों वो है 0.47 किग्रा, यानी कि आप आधा किलो बोल सकते हो, ठीक है, औसत। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 135 नंबर का प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा देसी खाद की तुलना में होती है। वर्मी कंपोस्ट में एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा देसी खाद की तुलना में होती है, तो देसी खाद की तुलना में कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 8 गुना। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 8 गुना। आगे देखिए, पशुओं की हड्डियों का उपयोग होता है, पशुओं की हड्डियों का उपयोग होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चिकित्सा विज्ञान में, क्रोकरी उद्योग में, चीनी उद्योग में, इन सभी में पशुओं की हड्डियों का उपयोग होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचर्वणक, बछड़े में सभी अस्थायी अग्र चर्वण दांत निकल आते हैं, तो दोस्तों कितने दिन में ये दांत निकल आते हैं बछड़े के अंदर, आगे के दांत? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों 12 दांत निकल कर आते हैं दोस्तों ये, ठीक है, और ये 1 माह में निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गाय भैंसों की औसत आयु होती है, गाय भैंसों की औसत आयु कितनी होती है? तो दोस्तों औसत आयु होती है 20 से 23 वर्ष मानी जाती है गाय भैंसों की औसत आयु। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 139 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितना प्लास्टिक कचरा उत्पादित होता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितना प्रतिशत प्लास्टिक कचरा उत्पादित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 34.69 लाख टन कचरा दोस्तों उत्पादित होता है भारत में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान पशुधन बीमा योजना के संदर्भ में सही नहीं है, राजस्थान पशु बीमा योजना के संदर्भ में सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, इस योजना में दुधारू पशुओं का बीमा निःशुल्क किया जाता है, बिल्कुल सही है। इस योजना का लाभ केवल सीमांत कृषकों को ही दिया जाता है, तो दोस्तों ये अपना 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालक एवं सभी श्रेणी के किसान इस योजना का लाभ है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल सीमांत कृषक है वो गलत दे रखा है। और देखिए, इस योजना अंतर्गत पशुओं का बीमा 1 साल के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। बीमित पशुओं की मृत्यु के 6 घंटे के अंदर पशुपालन विभाग को सूचित करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की कुल पशु संपदा में राजस्थान का स्थान है, तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का स्थान दूसरा है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाबा रामदेव पशु मेला का आयोजन किस माह में होता है? तो दोस्तों ये होता है कौन से माह में? तो ये माघ माह में होता है दोस्तों, ठीक है। रामदेव पशु मेला प्रतिवर्ष है, ये मानासर नागौर में भरता है, ठीक है। माघ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देश की कुल बकरियों का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो दोस्तों देश की कुल बकरियों का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है? तो दोस्तों लगभग 14% है ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पशु आवास को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करते हैं?
पशु आवास को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें 1 से 2%, 1 से 2% तक घोल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, गौशाला में गाय को ब्याने के कितने दिनों के अंदर पुनः गर्भित करा लेना उपयुक्त रहता है? तो दोस्तों 2 से 3 महीने। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 60 से 90 दिन, 60 से 90 दिन। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आणंद गुजरात में है। कहाँ पर है? आणंद गुजरात में। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2022-23 में भारत के पशु उत्पादों के निर्यात से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? वर्ष 2022-23 में भारत से पशु उत्पादों के निर्यात से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये राजस्व प्राप्त हुआ दोस्तों 32,597 करोड़ रुपए। 32,597 करोड़ रुपए पशु उत्पादों के निर्यात से राजस्व प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना प्रारंभ की गई। तो दोस्तों ये योजना प्रारंभ की गई कब? तो ये 2012 में प्रारंभ की गई थी दोस्तों, 15 अगस्त 2012 को ये प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में भेड़ संरक्षण हेतु परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? राजस्थान में भेड़ संरक्षण हेतु परियोजना कहाँ संचालित की जा रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेड़ता, लाडनू, ओसिया। तो दोस्तों उपरोक्त सभी में दोस्तों ये भेड़ संरक्षण हेतु परियोजना है वो संचालित की जा रही है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अवर्गीकृत नस्ल के मादा पशु में किस विदेशी नस्ल के वीर्य से गर्भाधान किया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अवर्गीकृत नस्ल के मादा पशु में किस विदेशी नस्ल के वीर्य से गर्भाधान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों होलिस्टीन और जर्सी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन 1 और 2 दोनों इसमें क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने भाग ब के प्रश्न करवा दिए हैं। अब यहाँ पे मैं भाग ए से संबंधित है वो प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। 45 प्रश्न मैंने भाग ब के पहले करवाए हैं। अब भाग ए के दोस्तों 105 प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। दोस्तों टेस्ट आपको पूरा देना है, एक एक प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सुनने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाग ए का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांश विस्तार है? राजस्थान का अक्षांश विस्तार कितना है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, ये राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। संभागों एवं जिलों की क्रम संख्या है वो दोस्तों कितनी है वर्तमान में? दोस्तों देखिए, वर्तमान में राजस्थान को 10 संभागों एवं 50 जिलों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें मुकुंदरा पहाड़ियाँ। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुकुंदरा पहाड़ियाँ। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल्स मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर में ये वर्टिसोल्स मृदा है ये पाई जाती है। तो यहाँ पर अपना कोटा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र आप बोल सकते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भालोजी, जयपुर ग्रामीण में। भालोजी, जयपुर ग्रामीण के अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? तो दोस्तों किस बांध से होता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, ये तो सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है ये सतलज व्यास नदी के संगम पर स्थित है, हरिके बैराज से इसका उद्गम है वो होता है। तो हरिके बांध से इसका उद्गम होता है, तो यहाँ पर हरिके बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सा स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? दोस्तों आप सभी को पता होगा, देखिए सर्वाधिक सिंचाई है वो कुएं एवं नलकूपों से होती है, लगभग 56.79%। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। तो कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान में सुरक्षित यानी कि रक्षित वनों का प्रतिशत है, तो दोस्तों सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत 56.55%। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आरक्षित वनों का प्रतिशत है 37.05% और अवर्गीकृत वन का जो प्रतिशत है वो है 6.40%। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए चोकला नस्ल की भेड़ को छापर एवं शेखावाटी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों चोकला नस्ल की जो भेड़ को ही भारतीय मेरिनो कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है? बताइए। तो दोस्तों इसका नाम बदलकर, उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ? छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1899 से 1900, 1899 से 1900 सन है। ठीक है, इसमें दोस्तों भयंकर विनाशकारी अकाल पड़ा था जिसको छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत कमजोर एवं वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित है? दोस्तों ये तो सभी को पता है, आरटीई। ठीक है, इसके अंतर्गत 25% सीटें हैं वो आरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? कौन सा कार्यक्रम एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों है दोस्तों। ठीक है, ये विश्व बैंक द्वारा पोषित है ये। ठीक है, चौथा नंबर का। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? तो न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले में था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तों झुंझुनू के अंदर। ठीक है, कितना था? 837। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान
राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो दोस्तों तब राज प्रमुख है वो किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों सवाई मान सिंह को। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सवाई मान सिंह को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? तो बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंतर्राज्य परिषद का सदस्य बिल्कुल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य भी होता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होता मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? बताइए, राज्यों में विधान परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों के वर्मा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, के वर्मा। नेक्स्ट, आगे देखिए, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सरपंच अपना जो त्यागपत्र है वो दोस्तों पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अलवर को इसमें सम्मिलित प्रथम चरण के अंतर्गत नहीं किया गया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुरूप में सही क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि दोस्तों मुख्य सचिव है, उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में अपने को यहाँ पर उनको क्या करना है? जमाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले CK मैथ्यू 2012-13 में, उसके बाद में दोस्तों 2013-14 के अंदर राजीव महर्षि, उसके बाद में निहाल चंद गोयल, ये दोस्तों 2017-18 में रहे, उसके बाद में DB गुप्ता, ये दोस्तों 2018 से 2020 तक रहे। ठीक है, तो ये क्रम है, ये बिल्कुल सही क्रम है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन नहीं थे दोस्तों? बताइए, मैं आपको यहाँ पे बताऊं दोस्तों, देखिए, कांता कुमारी भटनागर रह चुकी है, सैयद सगीर अहमद रह चुके हैं, नगेंद्र कुमार जैन रह चुके हैं, प्रकाश टाटिया रह चुके हैं, गोपाल कृष्ण व्यास हैं, वो अभी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन है, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, वो नहीं रहे हैं, बाकी तीनों रहे हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो अपना त्यागपत्र दोस्तों राज्यपाल को देगा वो। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकायुक्त के संदर्भ में अपने को जो कथन दिए गए हैं, अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य कथन है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रमुख लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही है दोस्तों। ID दुआ है, ये प्रथम लोकायुक्त थे। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, दोस्तों बिल्कुल गलत है, तो ये संसद और विधानसभा का सदस्य है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 और 2 कथन है, वो इसमें क्या है? सत्य कथन है। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पूरा स्थल संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए,
कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं, सुनारी नीम का थाना, दोस्तों ये गलत हो जाएगा। सुनारी जो सभ्यता स्थल है ये कहाँ पर है, झुंझुनू में है। ठीक है, गिलुंड, गिलुंड कहाँ पर है, तो गिलुंड राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। जोधपुरा जयपुर ग्रामीण में है, बिल्कुल सही है। ओजियाना चित्तौड़गढ़ दे रखा है दोस्तों, ओजियाना है ये पुरातत्व स्थल है, ये दोस्तों भीलवाड़ा में है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना मैं आपको बताऊं वर्तमान, एक मिनट मैं आपको बताऊं, ये जो सुनारी सभ्यता स्थल है ये पहले झुंझुनू में आता था, लेकिन वर्तमान में नीम का थाना में है। ठीक है, गिलुंड, गिलुंड राजसमंद में है, जोधपुरा जयपुर ग्रामीण में, लेकिन ओजियाना है ये भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले सुनारी जो सभ्यता स्थल था ये झुंझुनू में था, लेकिन वर्तमान नीम का थाना के अंदर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेवाड़ के गोहिल शासकों का उल्लेख करता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष में लड़ा गया था वह है, राजस्थान में साहेबा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। ये युद्ध है जिसको पाहेबा भी बोलते हैं। ठीक है, साहेबा या पाहेबा का युद्ध है ये 1541-42 में लड़ा गया था। राव मालदेव और बीकानेर का शासक था राव जेत सिंह, उसके मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1541-42 में लड़ा गया था। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी, तो दोस्तों सवाई की उपाधि है वो कब दी थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए जो सवाई की उपाधि है ये 1707 ईस्वी का जब उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। ठीक है, उसमें सवाई जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया था। ठीक है, और इससे क्रुद्ध होकर मुअज्जम ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कछवा शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि है वो औरंगजेब ने दी थी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे, तो वो कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लाला जयदयाल और मेहराब खां, लाला जयदयाल और मेहराब खां। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया कोटा में। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा का महाराव कौन थे, कोटा के महाराव कौन थे, तो दोस्तों वो थे उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा उम्मेद सिंह। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है, कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भगत। ठीक है, भगत आंदोलन है ये गोविंद गिरी ने शुरू किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, सभी को पता है दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन के समय ये शहीद हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था दोस्तों कहाँ पर, तो ये मैं आपको बताऊं, ये भरतपुर प्रजामंडल है ये रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। ठीक है, रेवाड़ी हरियाणा में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट का पैनोरमा कहाँ बनेगा, तो दोस्तों ये पैनोरमा है ये कहाँ बनेगा, तो ये शाहपुरा में बनाया जाएगा दोस्तों, कहाँ पर, शाहपुरा में बनाया जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजपुताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी, राजपुताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये स्थापित की गई थी दोस्तों 1918 ईस्वी में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी, तो वो समिति कौन सी थी, तो वो समिति थी दोस्तों डॉक्टर शंकर राव देव समिति, डॉक्टर शंकर राव देव समिति थी। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
सही युग्म अपने को यहाँ पर क्या करना है, चुनना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। अब अपने को यहाँ पर बताना है कि एक तरफ लोक देवियां दे रखी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान दे रखा है। देखिए ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है ये दोस्तों सोरसेन बारा में है। कहाँ पर है, सोरसेन बारा में। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर ग्रामीण में है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। और सचियाई माता का मंदिर ओसिया जोधपुर ग्रामीण में है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है, तो यहां पर देखिए आपको यहां पर पहला नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसी में 2 3 4 1 है, यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, तो विवाह से संबंधित कौन सी प्रथा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिंदोली। बिंदोली है ये विवाह से संबंधित प्रथा है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ जिला है। ठीक है दोस्तों, फूल सागर कहाँ पर है, आप सभी को सॉरी सुमेलित नहीं है ये बताना है। फूल सागर बूंदी में है, बिल्कुल सही है। पांडुपोल अलवर में है, बिल्कुल सही है। किराड़ू मंदिर झालावाड़ में है, गलत हो जाएगा दोस्तों। किराड़ू मंदिर कहाँ पर है, तो ये बाड़मेर में है। कहाँ पर है, बाड़मेर में है दोस्तों, जिसको राजस्थान का खजुराहो की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चंद्र महल है ये दोस्तों जयपुर में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है, दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है अलख दरीबा। क्या कहलाता है, अलख दरीबा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अलख दरीबा। आगे देखिए बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया, बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना कर्मस्थल बनाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जाम्बोजी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जाम्बोजी। आगे देखिए कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजा सावंत सिंह। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजा सावंत सिंह। आगे देखिए स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे, स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उस्ता कला। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उस्ता कला। आगे देखिए यहाँ पे चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उस्ना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं, चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उस्ना चित्रकार निम्न में से किस शैली से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अजमेर शैली से संबंधित है दोस्तों ये। ठीक है, राइट आंसर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, कजली तीज का जो त्यौहार है ये दोस्तों बूंदी में मनाया जाता है। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कंदोरा आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है, तो दोस्तों ये कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कमर पर। आगे देखिए निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, बताइए किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, राइट आंसर हो जाएगा वाल्लर नृत्य। ठीक है, वाल्लर नृत्य के अंदर दोस्तों किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग है वो नहीं किया जाता, और ये ग्रासीय जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है, ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वागड़ी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वागड़ी। आगे देखिए लोक नाट्य रूप रम्मत किस क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बीकानेर क्षेत्र से संबंधित है रम्मत लोक नाट्य। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ग्रासीय जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो दोस्तों वो नृत्य है वालर नृत्य, अभी मैंने आपको बताया, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए रागमाला किसके द्वारा रची गई है, तो दोस्तों ये रची गई है किसके द्वारा, तो ये दोस्तों पुंडरीक विट्ठल द्वारा ये रची गई है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, अंबिका माता का मंदिर है ये दोस्तों कहाँ पर
है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका माता का जो मंदिर है ये दोस्तों उदयपुर में है। यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उदयपुर में है। नेक्स्ट है, आगे देखिए, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये श्रावण माह की अमावस्या को मनाया जाता है दोस्तों, श्रावण माह की अमावस्या को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माइक्रोफोन द्वारा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माइक्रोफोन द्वारा। आगे देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की जो खोज है वो दोस्तों किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों रोंटजन ने की थी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रोंटजन ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दोस्तों कौन सी एक सदिश राशि है? तो यहाँ पर देखिए संवेग है वो क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है। देखिए, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का मापन करता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है। तो दोस्तों ये मापन करता है, देखिए पहला तो दोस्तों जड़त्व का नियम है, ठीक है। दूसरा नियम है बल का मापन, ठीक है। तो यहाँ पर बल का दूसरा नियम है। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 60 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन एवं शेष रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों भौतिक परिवर्तन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो है पानी में शक्कर घुलना। पानी में शक्कर घुलना है ये दोस्तों एक भौतिक परिवर्तन है, और बाकी के 3 है वो रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न का मिलान कीजिए, एक तरफ संगठन है दूसरी तरफ मिश्र धातु है। ठीक है, अपने को बताना है कि कौन सी धातु है वो उसका संगठन क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीसा एंटीमनी टिन, सीसा एंटीमनी टिन, ये दोस्तों ये मुद्रण टाइप है, मुद्रण टाइप, ठीक है, मुद्रण धातु है ये, ठीक है, इसका संगठन है ये। और तांबा जिंक और निकेल, तांबा जिंक और निकेल है ये दोस्तों जर्मन सिल्वर का, जर्मन सिल्वर की मिश्र धातु है ये, ठीक है, याद रखना। और तांबा जिंक यानी कि जस्ता, तांबा जस्ता है ये दोस्तों किसकी मिश्र धातु है? तो ये पीतल की, ठीक है। और तांबा और टिन है, तांबा और टिन है ये दोस्तों कांसा, ठीक है, कांसा मिश्र धातु है इसकी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है देखिए यहाँ पे 4-3-2-1, 4-3-2-1 अपना इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। कूट भाषा के ऑप्शन है वो दे नहीं रखे, डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ आपको। आगे देखिए, रिचार्जेबल सेल में सेल के भीतर किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रासायनिक ऊर्जा भंडारित होती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। आगे देखिए, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो वो है दोस्तों Na2CO3 10H2O, ठीक है। ये दोस्तों धोने के सोडे का रासायनिक नाम यानी कि सूत्र है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10H2O, ठीक है, Na2CO3। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? वर्गीकी का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है कैरोलस लीनियस को, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है दोस्तों वर्गीकी का जनक। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो कहा जाता है दोस्तों किसको? प्लीहा को कहा जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, प्लीहा को कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है?
तो कौन सा जंतु है वो स्तनपायी नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शार्क। शार्क है ये दोस्तों, स्तनपायी नहीं, ये मत्स्य वर्ग से संबंधित एक मछली है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज है वो दोस्तों पेनिसिलिन। दोस्तों प्रथम एंटीबायोटिक की खोज है वो किसने की थी? तो दोस्तों देखिए, प्रथम एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, ठीक है, और इसकी खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो वो है दोस्तों प्रमस्तिष्क। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अंतरिक्ष केंद्र है, दूसरी तरफ स्थान है। दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये कहाँ पर है? तो ये श्रीहरिकोटा में है। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है वो कहाँ पर है? तो ये देहरादून में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है DCAB। DCAB इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, परितंत्र में ऊर्जा पिरामिड होता है, परितंत्र में ऊर्जा पिरामिड होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सदैव सीधा होता है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सदैव सीधा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 71 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए 4/15 का मतलब क्या होता है? इंटू, ठीक है। 5/8 इंटू 6 प्लस 15 - 10, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका सरलीकृत मान है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पे 15 × 8 कितने होते हैं? 120। तो 120, ठीक है, नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिए 4×5 = 20, 20 × 6, तो 20 × 6 कितने होते हैं? 120। तो यहाँ पे 120/120 प्लस 15 - 10। अब इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों 120 से 120 कट गया, यानी कि 1 + 15 - 10। तो यहाँ पर अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अपना सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? 1 + 15 कितने होते हैं? 16। 16 में से 10 गए तो कितना बचा? 6। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए भिन्न दे रखी है 3/5, 7/9 और 11/13। तो यहाँ पे अवरोही क्रम है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले आएगा देखिए सीधा सा है, यहाँ पे 3 में आप 5 का भाग दे लीजिए, ठीक है। तो 3 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? तो दोस्तों ये आएगा 0.6, ठीक है। और 7 में 9 का भाग दे लीजिए, तो दोस्तों 70 में 9 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आएगा? तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा मैं आपको बताऊं तो देखिए इसमें 0.77 आएगा, ठीक है। और 11 में 13 का भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 0.846 आएगा। तो अवरोही क्रम में अपने को क्या करना है? जमाना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सॉरी घटते हुए क्रम में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगा 11/13, उसके बाद में आएगा दोस्तों 7/9 और फिर आएगा दोस्तों 3/5। तो यहाँ पर अपना इसमें कौन से ऑप्शन में है ये? तो ये रहा 3 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, A² - B + AB - A के गुणनखंड हैं, तो दोस्तों इसके गुणनखंड है वो क्या बनेंगे? तो दोस्तों A² + AB - A - B, तो दोस्तों इसका गुणनखंड बनेगा A + B और A - 1, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है वो कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 5, 6 और 8, 5, 6 और 8। तो सीधा सा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये तो ये हो गए, ठीक है। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो 3 रुपये ये हो गए, ठीक है।
और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये ये हो गए। तो कितने हो गए टोटल रुपए? तो 5 और 3 8 और 2 10, 10 रुपये हो गए दोस्तों टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को 25 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों सीधा सा है, 25 पैसों की सिक्कों की संख्या यहाँ पर सिक्कों का मूल्य कितना है? 2 रुपये। तो यहाँ पे 2/10 इंटू 240। ठीक है, काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 24 दूनी कितना हो गया? 48। तो यहाँ पे 48, तो ये हो गए रुपए आ गए यहाँ पे। अब सिक्कों की संख्या वो ज्ञात करनी है। 48 तो यहाँ पर रुपए आए हैं मित्रों। ठीक है, अब 25 पैसे 1 रुपए के अंदर कितने सिक्के होते हैं? तो दोस्तों 4 होते हैं। तो 48 इंटू 4 कीजिए, तो 48 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 192। तो 192 सिक्कों की संख्या है दोस्तों 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना प्रतिशत कम है दोस्तों? बी का वेतन ए के वेतन से कमी की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा आप ऐसे लिख सकते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो यानी कि बी का अगर 100 है तो ए का वेतन का कितना हो जाएगा? 150। तो सीधा सा है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 33.5% कम है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है और फिर 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1440 रुपये आती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए, लागत मूल्य 1440 रुपये दे रखा है और वस्तु के अंकित मूल्य पर छूट है वो 25% तथा लाभ है वो 25% दे रखा है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 1440 इंटू, अब यहाँ पर देखिए 100 प्लस लाभ, ठीक है, और 100 माइनस छूट। तो 100 प्लस लाभ, लाभ कितना हो रहा है? 25 का। ठीक है, और छूट भी कितने की दे रही है? तो दोस्तों यहाँ पे 25 की। तो यहाँ पे सीधा सा हो जाएगा 125 बटे 75। ठीक है, 125/75। तो आप यहाँ पे काट लीजिए, देखिए 25 से ये 5 बार कट रहा है और ये 3 बार कट रहा है। तो यहाँ पे 1440 इंटू 5/3 ये कर लीजिए, सीधा सा आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 2400 रुपये। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलो है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो अध्यापक का भार है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1000 ग्राम मतलब 1 किलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलो है। तो सीधा सा है, यहाँ पर अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो भार माध्य यानी कि माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर है दोस्तों 14,000 ग्राम मतलब 14 किलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 42 किलो। तो 42 प्लस 35 इंटू 400। ठीक है, तो ये कर लीजिए आप यहाँ पे। तो दोस्तों 42 प्लस 14,000 ग्राम, तो यहाँ पे 56 किलो इसका दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज 252 रुपये है तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर है वो अपने को यहाँ पर निकालना है। तो दोस्तों देखिए सीधा सा आप निकाल सकते हैं, मूलधन यहाँ पर दे रखा है 1600 रुपये, समय 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष 3 माह दे रखा है। ठीक है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एसआई भी दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 252 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दर निकालनी है। तो आप यहाँ पे दोस्तों इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, 7% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए, किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्र धातु के 17.5 किग्रा में 1.250 किग्रा जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों ये भी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप आराम से कर लेना इसको। 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/24 प्लस 1/5 प्लस 1/12, तो यानी कि दोस्तों 5 प्लस 24 प्लस 10 बटे दोस्तों कितना आ जाएगा? तो दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 120, यानी कि 120 में सभी का भाग जा रहा है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सीधा सा मैं आपको बताऊँ तो 24 और 5 कितने होते हैं? 39, और सॉरी 29 और 10 कितने होते हैं? 39, तो 39/120। ठीक है। अब दोस्तों आप इसको काट सकते हैं। देखिए 3 से कट रहा है तो ये 13 बार कट जाएगा, और ये दोस्तों 40 बार कट जाएगा, तो 13/40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो 40 में आप 13 का भाग दे लीजिए। ठीक है। तो कितना आएगा? 13×3 = 39, यानी कि 3 सही 1/13 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 सही 1/13 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये 1-2 प्रश्न है वो आप खुद कर लेना, मैं आपको कुछ प्रश्न है वो एक्स्ट्रा करवा देता हूँ बाकी बचे हुए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ पहाड़ियाँ हैं दूसरी तरफ राज्य है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गारो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर है? गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है। ठीक है। मीरी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो मीरी पहाड़ी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्लई मलाई पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में है। और डोलमा पहाड़ी है वो दोस्तों झारखंड में है। ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ACBD इसका राइट आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ स्थल है दूसरी तरफ नदियों का संगम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नदियों का संगम है, और नंद प्रयाग में दोस्तों नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। करण प्रयाग के अंदर दोस्तों अलकनंदा और पिंडार का संगम है, और देव प्रयाग के अंदर दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा BDCA इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूट भाषा के ऑप्शन नहीं दे रखे, डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ। आगे देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र व कृष्णा नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः क्या है? तो दोस्तों वो है, गंगा का है उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड। ठीक है। इसमें आ गया उत्तराखंड, इसमें भी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो दोस्तों तिब्बत है, तो इसमें भी तिब्बत है, इसमें नेपाल है। तो यहाँ पर, और कृष्ण नदी का महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों वो लंबी नदी है तो वो है गोदावरी। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? तो दोस्तों वो है इसमें 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ वर्ष 2007-8 में रबी की फसल से। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय बागबानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन से है ऑपरेशन फ्लड का संबंध। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्र सरकार के निर्णयानुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाएगा? इसको दोस्तों आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त, यानी कि किसे बनाया गया है? केंद्रीय सूचना आयोग का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हीरालाल सामरिया को। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों यहाँ पर देखिए त्रिपुरा नहीं है, बाकी तीनों है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व है वो दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 98 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है? तो दोस्तों मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो है 11।
यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपातकाल है वो दोस्तों 352, 356 और 360 के अंतर्गत कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सी विजिल ऐप किस आयोग द्वारा जारी किया गया है? तो ये दोस्तों निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने भारत में पहला आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंपारण से। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कालिदास द्वारा लिखित पुस्तकें हैं, तो वो पुस्तकें कौन सी है? तो दोस्तों वो पुस्तकें हैं ये अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, तो ये सभी हैं, ये कालिदास द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन पर आधारित है? तो दोस्तों ये आधारित है बौद्ध धर्म पर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा घोड़े से परिचित नहीं थे। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको पहला नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। कुछ चेंजेस करना है तो वो तो भी बताएं। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।